की चुनौती से जूझ रही हैं। सपा की दलित पॉलिटिक्स ने मायावती जी को चिंतित कर दिया है। बसपा के बिखरते दलित वोट बैंक को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव साध कर अपनी सियासी नैया पार लगाना चाहते हैं। रामजी लाल के साथ खड़े होने का मामला हो या फिर इंद्रजीत सरोज का बयान, इसे सपा के दलित वोट जोड़ने के नजरिए से देखा जा रहा है। सपा की दलित पॉलिटिक्स से मायावती जी बेचैन नजर आ रही हैं। ऐसे में मायावती दलित समाज के साथ मुस्लिमों को भी सपा से दूर रहने की नसीहत दे रही हैं कि भाई दोनों सावधान रहें। वहीं सपा के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा जी पर दिए गए बयान को लेकर सियासत अभी भी गर्म है। करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना के रखा हुआ है और सपा ने रामजी लाल के पक्ष में खड़े होकर पूरे मामले को दलित बनाम ठाकुर का रंग देने की कोशिश कर डाली है। वहीं मायावती ने सपा की दलित राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती ने दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों से सपा के बहकावे में ना आने की अपील कर डाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलितों का बहुत बड़ा वर्ग सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ है। सीएम योगी लगातार दलित वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए कई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। अभी हाल ही में अंबेडकर जयंती पर भव्य आयोजन किया गया था। अब बस बसपा के लिए टेंशन वाली बात है, जहां एक तरफ दलित वर्ग का बड़ा हिस्सा सीएम योगी के समर्थन में है, वहीं अखिलेश यादव बचे हुए दलित समाज के लोगों को मनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में मायावती जी को यह चिंता सता रही होगी कि कहीं उनके हाथ से उनका ये वोट बैंक फिसल ना जाए। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी कुछ पलों में जुड़ेंगे। लेकिन अब ये पूरा मामला है मायावती की पॉलिटिक्स से लेकर और समाजवादी की पॉलिटिक्स से लेकर आने वाले चुनाव पे होने वाले असर को बताएगा। जिस तरीके से रामजी लाल की तरफ से राणा सांगा जी को लेकर जो बयान दे दिया गया था, अब ये विवाद का कारण बन चुका है। वहीं आप ये देखिए, तभी आप ग्राफिक्स तो आपको हम दिखाते हैं, साथ साथ आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए ये दलित सियासत किस लेवल तक पहुंच चुकी है। हाल ही में मायावती जी ने ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये नसीहत दे डाली है, ना केवल दलितों को बल्कि मुसलमानों को भी, यानी जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव का है, समाजवादी पार्टी का है, उससे बचने की नसीहत दे डाली है। हालांकि बहन मायावती जी ने यहां पर बीजेपी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने वक्फ के मामले में आरोप बीजेपी पर भी लगाना, वहां पर शुरुआत उसकी कर दी थी, जहां पर बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स की बात कही जा रही थी, तो वहां पर मायावती जी ने उस पर भी पहले विरोध जताया था। हालांकि बसपा के अंदर भी अंदर खेमे जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी से आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल मायावती जी के पास है। ये बार बार देखने को मिल जाता है। और अब क्योंकि अंबेडकर जयंती का मौका था वो निकल चुका और समाजवादी पार्टी की तरफ से रामजी लाल के साथ खड़े होने का जो निर्णय इन्होंने लिया है, अब वो भी ठाकुरों के विरुद्ध एक तरीके से इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। लेकिन अंततः हिंदू समाज के बीच में क्या बंटवारा डालना ठीक था? क्या दलितों को अलग करना और यहां पर ठाकुरों को अलग करना, इस तरीके की बयानबाजी की आवश्यकता थी? रामजी लाल के बयान के उस ऊपर भी आप समझिए, मायावती जी ने जिस तरीके से कहा है कि इस तरीके के बयान जो हैं वो दिलवाए जा रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए मायावती जी ने सभी को बच के रहने के लिए कहा है। मायावती जी ने कहा है कि भाई यहां पर दलितों को भी बच के रहना चाहिए, मुसलमानों को भी बच के रहना चाहिए। चलिए, अभी हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, कुछ ही पलों में वो आएंगे, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत करना चाहूंगा मैं हमारे साथ टेलीविजन स्क्रीन पर आपके दीपक सोनकर जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, और यश भारतीय जी, प्रवक्ता सपा के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों ने सब में अपना समय निकाला। लेकिन शुरुआत करते हैं, चलिए सबसे पहले दीपक सोनकर जी, क्योंकि आपका जो अप्रोच होगा वो एक थर्ड पार्टी के अप्रोच के रूप में देखा जाएगा। यहां मायावती जी जो हैं वो सबसे पहले समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। वो कह रही हैं कि भाई ना केवल दलितों को, मुसलमानों को भी आपको बचना चाहिए, और रामजी लाल सुमन, जिस तरीके से रामजी लाल का इस्तेमाल किया गया, ये वो आरोप लगा रही हैं, ये आवश्यक नहीं था। राणा सांगा जी वाला मामला, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि हिंदुओं को हिंदुओं की नजर से देखा जाए। ये दलित पॉलिटिक्स की वैसे आवश्यकता क्या है, दीपक सोनकर जी? देखिए शिवम जी, भारतीय जनता पार्टी तो सबको एक नजर से देखती है, समान नजर से देखती है। किसी जाति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए। हम तो कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।
मगर समस्या क्या है, आज राजनीति का चरित्र कैसा हो गया है। समाजवादी पार्टी ने इस राजनीति को किस मोड़ पर लाके रख दिया है कि धर्म की पॉलिटिक्स कैसे करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कैसे करते हैं, लोगों को धर्म के नाम पर कैसे भड़काया जाता है। हमने भी देखा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हुए थे, और आज उसी प्रकार का वातावरण फिर समाजवादी पार्टी के लोग खड़ा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, मंदिरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मंदिरों में ताकत नहीं है, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, सनातन परंपरा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो जो उन मंदिरों में रखने वाले श्रद्धालु हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं दलित समाज पर। आज जो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, वो पीडीए उनका है क्या? वो पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, केवल परिवार को डेवलपमेंट करने में लगे रहे। आप ये दलित समाज की बात करते हैं, इनसे ये पूछना चाहिए शिवम जी कि जब जो दलित बेटी मैनपुरी के अंदर बीजेपी को वोट देने के लिए कहते हैं तो उसकी हत्या करवा देते हैं, दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगा देते हैं, बाबा साहब के पार्कों को तुड़वा देते हैं, बाबा साहब के पार्कों का नाम चेंज करा देते हैं, काशी राम के पार्कों के नाम चेंज करा करके जनेश्वर बिस पार्क रख देते हैं। मायावती जी के साथ खुद दलित समाज से आती हैं, उनके साथ गेस्ट हाउस जैसे कांड किए जाते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है उसके ऊपर देखा गया है। और कहीं ना कहीं जो ये बयानबाजी है, जो मैं कहता हूं ये बयानबाजी नहीं है, ये भड़काऊ है, जो दंगा फैसा बनाने का एक तरीका है, ये कोई संजोग नहीं है, ये प्रयोग है समाजवादी पार्टी का। और ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आप किसी के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहे हो, वो निश्चित रूप से वो बंदूक घूम करके आप ही के ही लगेगी। देश की जनता, प्रदेश की जनता सजग है और वो जानती है कि किस तरीके की पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी करती है, कैसे दोहरे चरित्र को दिखाने का काम करती है, और प्रदेश की जनता, देश की जनता लगातार उनको जवाब दे रही है। चलिए यश भारती जी, आपको मौका जवाब देने का, लेकिन जिस तरीके से ये बात कही जा रही है, इंद्रजीत सरोज का जो बयान था, और इस तरीके के बयान के विरुद्ध ही तो बहन मायावती जी ने अपनी बात को रखा है कि भाई इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए, और विदित हो कि पार्टियां आए दिन खासकर दलित वर्गों के लोगों को आगे कर तनाव और हिंसा का माहौल पैदा करने से इन अति विवादित बयानबाजी, ये अति विवादित बयानबाजी नहीं है तो और क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है? यश भारती जी, आप एक बड़ी पार्टी हैं, आप एक सक्षम पार्टी हैं, कभी वीर राणा सांगा जी का अपमान करा जाता है रामजी लाल की तरफ से, कभी इनकी तरफ दूसरे आपके मेंबर हैं वो कहते हैं कि मंदिरों में अगर शक्ति होती तो रोक लिया जाता। इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी देकर आप तो हिंदू समाज में फूट डाल ही रहे हैं, फिर आप मुसलमानों का भला करने की बात भी कहते हैं लेकिन हिंदुओं की फूट भी डालेंगे, आप दलितों को एक लेने की बात भी करेंगे, तो लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना ऐसे। शिवम जी, आपने जो विषय रखा है आज, उस विषय तक मैं केंद्रित होकर के जवाब देता हूं। मायावती जी को नाम लेकर के आपने जो बात कही कि वो ऐसा कह रही हैं, बिल्कुल, जबकि उनके ट्वीट में ऐसी कोई बात नहीं, नामजी लाल सुमन जी का, इंद्रजीत सरोज जी का नाम की बात कहीं आई नहीं है। ठीक है, अब वो अपनी बात कर रही हैं। हम ये जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी अनारक्षित सीट के अलावा कितने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को टिकट देती? कोई एक प्रत्याशी बता दीजिए पूरे देश भर में। दावा करती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का। किसी एक आरक्षित सीट पे मजबूरी है कि वो वहां पे सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ा सकती। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की सूची देखिए, एक ही जाति की सूची मिलेगी आपको, वहां पिछड़े, शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के, अल्पसंख्यक के लोग नहीं मिलेंगे। वहां मिलेंगे तो एक जाति के मिलेंगे बहुतायत के तौर पे। आप देखिए ना इनकी जिला अध्यक्षों की सूची, पूछिए इनसे प्रश्न उस बारे में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे कायम होता है। वहीं माननीय अखिलेश यादव जी अनारक्षित सीट से, आरक्षित सीट से नहीं, अनारक्षित सीट से, फैजाबाद अयोध्या की सीट से माननीय अवधेश प्रसाद जी को प्रत्याशी बनाते हैं और जनता आशीर्वाद देती। यही भाईचारा और यही जुगलबंदी तो देश चाहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक, हम सब एक साथ आए, एक साथ रहें, मिलजुल करके रहें। और इस बात को प्रयोग के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, जैसा भी कहे भारतीय जनता पार्टी, हम कामयाब है। जनता ने स्वीकार किया है पीडीए को, लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए स्वीकार किया है। देश के सबसे बड़े चुनाव में उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी, देश की तीसरे नंबर की पार्टी जनता ने बनाया। उन्हीं सब बातों से बनाया जिन सब बातों पे आप चाहे विरोध करें, चाहे हमें आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करें, जो वास्तविकता है, जो सत्यता है, वो छुपेगी नहीं, वो यही रहेगी जो है।
माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कल स्पष्ट कर दी है, हम इतिहास की बातें करके, इतिहास को लेकर के अब किसी आगे बात को नहीं ले जाएंगे। अगर इतिहास की बातें करके कोई सकारात्मक बात आगे हो सकती है, किसी का विकास हो सकता है, किसी का काम आगे बढ़ सकता है, तो हम उस बात पे काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता मैं कहता हूं पार्टी, अखिलेश यादव जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल। शिवम जी, पर आप एक मेरा प्रश्न उत्तर आपने दिया नहीं, आप सारे आपने जो प्रश्न पूछा था मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैंने आपसे ये पूछा था कि आप इंद्रजीत सरोज ने पूछा, मैं वही जवाब दे रहा हूं। इंद्र आप आए नहीं है सरोज, टॉपिक भारतीय जी, आपके सवाल का जवाब भारतीय जी, आपने एक बार भी नहीं बोला कि उन्होंने जो बयान दे दिया, उन्होंने बयान दे दिया कि मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम नहीं आता, गजनवी नहीं आता, तुलसीदास जी को लेकर इस तरीके के बयान, रामजी लाल सुमन का जो राणा सांगा जी को लेकर बयान, इस बयानबाजी से क्या दलितों का भला होता है, क्या उत्थान होता है? मुझे ये तो बताइए। अखिलेश यादव तो नहीं बोल रहे, बहन मायावती तो यही नसीहत दे रही है कि भाई प्लीज ऐसे बयान ना दिए जाएं, ये विवादित बयान है। ये दलित नेताओं को आगे करके इस तरीके की बयानबाजी देना नेताओं के द्वारा, आप घृणा फैला रहे हैं, आपकी पार्टी पर ये आरोप लगेगा। भारतीय जी, इसका तुम जवाब दीजिए, फिर आप जो मर्जी बोलिए। मायावती जी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, उसमें बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। जनता अब उनको स्वीकार नहीं करती। भारती जी, सरोज जी का बयान, आप उस पर तो कुछ बोलिए। मैं मायावती जी का छोड़िए, आप सरोज जी के बयान पे बोलिए। शिवम जी, मेरा निवेदन ये कि मुझे स्वतंत्र रूप से मुझे बोलने दें। मैं आपके हिसाब से नहीं बोल पाऊंगा ना, मेरे शब्द मेरे ही रहेंगे, आपके शब्द मैं नहीं बोलूंगा। तो जो आप बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी की बात कर रही है, उनका तो खुल के नारा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। क्या आपने नहीं सुना है? तो ये सब चीजें जो हैं, आप कह रहे हैं घृणा फैलाते हैं। जितना बसपा का कैडर चलता है वो किन बातों पे चलता है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब बाद में उस नारे में तब्दीली कर दी गई तो ठीक है, राजनीतिक रूप में क्या बयानबाजी और क्या उनकी बात कहना है वो उनका कहना है। बात अगर आप इंद्रजीत सरोज जी की कह रहे हैं, उन सब चीज कह रहे हैं, मैंने आपको दोबारा दोहरा देता हूं उस बात को। माननीय अखिलेश यादव जी ने यही कहा, इतिहास की बातों से अगर कुछ सकारात्मक काम हो सकता है तो हम सकारात्मक बात करने के लिए इतिहास की बात करेंगे। अगर कोई सकारात्मक काम नहीं होता है, समाज में किसी तरीके से दूरी बन रही है, कुछ बात हो रही है, तो उन बातों को खत्म कर देना चाहिए। तो मैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मानते हुए इन सब बातों पर विराम लगाता हूं। इन सब बातों का वर्तमान समय में, इस समय में किसी तरीके का कोई काम होने नहीं वाला। हम सकारात्मक बात करें, आगे की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें। जिस तरीके से हिंसा भड़की हुई है, लोग तलवार लहरा रहे हैं, बंदूक लहरा रहे हैं, पुलिस असहाय नजर आ रही है। जब योगी आदित्यनाथ जी आगरा में रहते हैं, 1 किलोमीटर दूर किसी राज्यसभा के सांसद के घर हमला हो जाता है और बात होती है कि हम कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस कर रहे हैं। उस जीरो टॉलरेंस में क्या कार्रवाई हुई? बुलडोजर लेकर के राज्यसभा सांसद के घर पे पहुंच जाना, और वही दलित सांसद के रूप में। इसीलिए यह बात उठती है कि आज भी आपको दलित पसंद नहीं। वही संजय निषाद जी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोगी हैं, तो प्रभु राम के जन्म के अस्तित्व को लेकर के बात उठा दी कि वो दशरथ, उनके पिता दशरथ नहीं कोई और है। किसी ऋषि के साथ संबंध बनने से प्रभु राम का जन्म हुआ। इस निम्न स्तर की बात पूरी दुनिया देखती है, लेकिन भगवान राम पर कोई जो प्रभु राम के साथ में अपने छत्रप को जोड़ते हैं, अपनी क्षत्रियता को जोड़ते हैं, वो संजय निषाद बात नहीं कर पाते, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल नहीं कर पाते। वो बुलडोजर, वो तलवारें, वो आक्रमण, वो आक्रोश सरकार के खिलाफ नहीं दिखता, क्योंकि दलित समाज से आते हैं इंद्रजीत सरोज जी, रामजी लाल सुमन जी। तो कमजोर को टारगेट करने के लिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी जरूर कर रही है। चलिए ठीक है, आपका जवाब लेकिन क्लैरिटी से अभी सरोज जी के लिए नहीं है। आपने बहुत आराम से कह दिया कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि भाई उस पर ज्यादा नहीं बोलना है। हमारे साथ संदीप यादव जी भी हैं। संदीप यादव, आप पर आता हूं। दीपक सोनकर जी, एक रिएक्शन संदीप जी का भी ले लें। ठीक है, चलिए पहले आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं संदीप जी, आप पर मैं आता हूं, लेकिन पहले एक रिस्पांस ले लेते हैं बीजेपी यस जी, हमारे कह रहे हैं कि अगर किसी इतिहास को लाने से बदलाव होता है या इतिहास की बातों को लाने से लोगों में जानकारी आती है, ये बताइए करोड़ों लोग, करोड़ों श्रद्धालु जो मंदिरों में आस्था रखते हैं, उससे कौन सा इतिहास बताना चाहते हो? उनसे कौन सा इतिहास बताना चाहते हो आप? करोड़ों लोग जो मंदिर पर श्रद्धा रखते हैं, उनको कौन से इतिहास की बताने की जरूरत है? जो आप इतिहास बता रहे हो, ये गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। तो बात प्रभु राम पे भी लागू हो रही है ना। वहाँ बांग्लादेश के अंदर प्रभु राम पे भी तो जब संजय निषाद ये बात कहते हैं, तो प्रभु राम पे तो लेके राजनीति आप करते हो, प्रभु राम को लेके चंदा आप इकट्ठा करते हो, प्रभु राम को लेकर के आप जायदाद जो चंपत राय आपके क्या करते हैं? समाजवादी पार्टी नहीं है, तब आपकी नवाजवादी पार्टी है, आगाज नहीं हो रही है। की पार्टी है।
जिस तरीके से इस्लाम धर्म की पैरवी करने वाले लोग ठीक। केवल फैजान की चिंता करेंगे, किसान की चिंता करेंगे, बेईमान गरीब की मुसलमान चिंता के करेंगे, नाम पे तो आप मगर ही राम वक्फ बोर्ड की गोपाल राजनीति मिश्रा की कर रहे चिंता नहीं हो। करेंगे, ठीक। अयोध्या की उस बेटी की चिंता नहीं करेंगे, मैनपुरी में उस दलित की एक- बेटी की चिंता नहीं करेंगे। एक इनको चिंता वो तो केवल टाइम था, ईसाई, वो बेईमान, चुनाव सब का उन्हीं की टाइम है। था। ठीक, एक वो चुनाव का टाइम था, हमें वो भूलना नहीं चाहिए कि भाई अब आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या असर पड़ने वाला है। जो इंडी गठबंधन ने जिस तरीके से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, मैं ये नहीं कहूंगा उनका परफॉर्मेंस खराब था, जीत नहीं पाए, वो उतनी मेजॉरिटी नहीं आ पाई, लेकिन एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था कि भाई ये संविधान बदल दिया जाएगा। इस बात से भारती जी आप भी वाकिफ होंगे, दीपक सोनकर जी आप भी, संदीप जी आप भी, ये बात फैलाई गई थी, ये बोला गया था, बीजेपी कह रही थी, तब हमारे पास हम उसको नहीं मना पाए, लोगों को समझा नहीं पाए, काउंटर नहीं था। लेकिन संदीप यादव जी, बीएसपी की अगर बात की जाए, उनकी राजनीति को आप इस वक्त कहां खड़ा होकर देखते हैं कि भाई उनकी पार्टी आज भी है, पहले भी थी, लेकिन उनका ऑन फील्ड परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी की कमी है क्या, संभावनाओं की कमी है क्या, या किसी के साथ वो अलायंस नहीं कर सकते, या फिर वो क्यों चुपचाप आराम से बैठे हुए हैं? किस बात का इंतजार है उनको? अगर वो दलित नेता हैं मायावती जी, तो उनको भी तो आगे आना चाहिए। देखिए, ये उनकी रणनीति होगी, ये उनके पार्टी का मसला है। लेकिन जैसी जो बात आपने सवाल पूछे कि बहुजन समाज पार्टी का भविष्य क्या है, तो बहुजन समाज पार्टी का भविष्य हमेशा है उत्तर प्रदेश में। मैंने स्पष्ट बताया था कि जो दलित आबादी है उत्तर प्रदेश में 22% के आसपास है, 20 से 22%, और 11.25% के आसपास जाटव आबादी है, और आधा आबादी उसकी जो दलित आबादी से आधा से भी थोड़ा ज्यादा जो है वो उस कम्युनिटी की है। तो रही बात मायावती जी की राजनीति की, तो एक 90 के दौरान जो बहुजन चेतना पर काम हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा काम मान्यवर कांसीराम ने ओबीसी और दलितों में किया, माइनॉरिटीज में किया, वामसे बना के, ये उसका परिणाम है। और ये इतना आसानी से खत्म नहीं हो जाएगा। ये जो बीजेपी अभी सत्ता में आई है, याद रखिए 2012 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन और तमाम वो जो करप्शन के मसले थे, उस उन आंदोलनों का परिणाम है। तो ऐसी स्थिति में याद रखना है हमें कि उसका एक कोर वोटर है, और हो सकता है मायावती जी अपनी जो भी पार्टी की रणनीतियां उसकी वजह से वो इनएक्टिव दिखती हूँ, लेकिन उनकी अपनी प्लानिंग होगी, ये तो वो बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल बहुजन समाज पार्टी का ऐसा नहीं कि 1, 2, 3 चुनावों से भविष्य तय होने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश या फिर भारत में जो बड़ी आबादी है वो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटी की है, और यही वो तबका है जो बहुत ही वंचित है। तो ऐसे में इस तबके से जुड़ी हुई राजनीति हमेशा जिंदा रहेगी। वो कुछ देर के लिए आपको लग सकता है कि कमजोर हो रही है, लेकिन उनका आधार है और बहुत ही मौलिक और जेन्युइन आधार है। तो इस हिसाब से उसका कोई भविष्य जो मुझे नहीं लगता है कि कहीं वो खतरे में है। इनएक्टिव है कुछ टाइम बीइंग के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन ऐसा नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन दलितों के लिए ऑप्शंस क्या? अगर ये दलित राजनीति की बात की जाए, या तो हम इस सोच से हट जाएं, इस सोच से परे हो जाएं, हम कहें कि भाई पार्टी को सोचें, पार्टी ने काम क्या किया है, या फिर ये केवल ये हिंदू मुस्लिम और उसमें हिंदुओं में भी बंटवारा करके दलित राजनीति, क्या इसकी आवश्यकता है? और दलित माइंडसेट आप अगर सोचें, जो उनको बार बार बताया जा रहा है कि आप दलित हैं, आप इस तरीके से वोट किया जाए, जो भड़काऊ बयानबाजी आती हैं, इन तरीके के बांटने का जो प्रयास किया जाता है, उसके परिप्रेक्ष्य में एक दलित वोटर का माइंडसेट इस वक्त क्या है? वो क्या समझता है, कौन है मेरा लीडर, कौन होगा? नहीं, मैं समझा नहीं कि कौन बांटने वाली, कौन स्टेटमेंट किया, कौन राजनीति कर रहा है बांटने वाला, इसको स्पष्ट करिए आप जरा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से यहां पर इंद्रजीत सरोज ने कह दिया कि भाई मंदिरों में अगर उतनी शक्ति होती तो फिर वो खुद को बचा लेते, इस तरीके की बयानबाजी। फिर उसके बाद रामजी लाल की तरफ से कह दिया जाता है कि राणा सांगा पर जो विवादित बयान दिया जाता है, वो मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी देना, फिर अंत में कह देना कि भाई दलित नेता है, दलित लीडर हैं, तो फिर दलित वोटर्स भी तो इसको ऑब्जर्व करते होंगे। जी बिल्कुल, दलित वोटर ऑब्जर्व करते हैं, और इससे कुछ लोगों को लगता होगा कि नुकसान होता होगा। ऐसा कोई नुकसान नहीं, उनकी व्यक्तिगत राय है, और इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राय रखने की जरूरत है, और मतलब स्वतंत्रता भी है। और एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि जिसकी बात कर रहे हैं आपको मैं बता दूं, अगर वो इंद्रजीत सरोज कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे साथियों को नहीं मालूम होगा इतिहास का। वाइकम में आपको मालूम होगा, वाइकम अभी केरला में पड़ता है। भारत की आजादी से पहले वो मद्रास प्रेसिडेंसी में था, और वहां मंदिर को तो छोड़ दीजिए, उस मंदिर के बगल के रास्ते से लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। बहुत बड़ा सत्याग्रह हुआ वहां पे। बाद में पहले तो वहां पे मंदिर के सड़क के बगल से गुजरने का अधिकार मिला लोगों को, और छोड़ दीजिए दलितों को, वो ओबीसी को नहीं था वो अधिकार।
तो वहां नारायण गुरु बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, ओबीसी थे, इरवा जाति के थे, केरला के। वो उन्होंने शुरू किया। ईवी रामास्वामी पेरियार ने, महात्मा गांधी गए वहां पे। तो इंद्रजीत सरोज जो कह रहे हैं मंदिर एक व्यक्तिगत आस्था के केंद्र हो सकते हैं। सवाल तो ये भी उठते हैं कि मंदिरों में, तिरुपति मंदिर में, दक्षिणों के मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति में रिजर्वेशन है। तो मंदिर क्या मतलब सोचना होगा। इंद्रजीत सरोज ने कोई खराब बयान नहीं दिया, उनका व्यक्तिगत बयान है। और इसको सपोर्ट कर रहे हैं क्या उस बयान का कि भाई मंदिरों में ताकत होती, या फिर धार्मिक स्थल में क्या वो ताकत होती कि भाई वहां पर मोहम्मद बिन कासिम ना आ पाता, मोहम्मद गजनवी ना आ पाता। आप फिर उसका सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं? मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। मैं क्या सपोर्ट कर रहा हूँ, इस बात को समझिए। कासिम आया, कासिम ने राजा दाहिर को हराया था, वो ब्राह्मण थे जाति के। ये इतिहास है, सुनिए आप। 1000 से महमूद गजनी आया, किसने हराया? आनंद पाल सेन को हराया, सिंह को हराया, उसने चाचा भतीजे को हराया। फिर आप देखिए ना कि गुलाम वंश की, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेके अंग्रेजों के आने तक 700 साल तक लंबा किसने राज किया और क्यों राज किया? तो ये सब ना ही गलत थे रामजी लाल सुमन, ना ही गलत है इंद्रजीत सरोज। आपका मंदिर व्यक्तिगत आस्था का केंद्र है। कोई माने या ना माने, मंदिर कोई व्यक्ति नहीं है ना। आप देखिए मंदिर, फिर आप आस्था पे सवाल जो बंटवारा, ठेकेदार ना बने भाई धर्म का। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, किसी को कोई अधिकार नहीं है धर्म का ठेकेदार बनने का। ऐसे पर धर्म का ठेकेदार कुछ नहीं है ना। हम ना मैं ना कोई किसी के मजहब पे, किसी की मस्जिद पर टिप्पणी नहीं कर सकता, मंदिर पे ही नहीं कह सकता। कोई ये तो कल को नहीं कह देगा ना मस्जिद में उतनी ताकत नहीं थी, बचा नहीं पाया, क्या मंदिर में ताकत नहीं था। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? अरे कौन कह देगा कि भाई आप मंदिर में ताकत नहीं थी? आप सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप विश्लेषण करते करते आप सपोर्ट में आ गए। मैं पाखंड को सपोर्ट कर रहा हूं। उसी वही मंदिर कुकर्मों के केंद्र हुआ करते थे। एक मिनट जरा सुन लीजिए। देवदासी प्रथा कहाँ थी? वो मस्जिदों में थी। देवदासी प्रथा आप मुझे एक बात बताइए ना, जो था वो था, जितना रिफॉर्म, सती प्रथा थी, हटाई गई। अगर मंदिरों पर सवाल, सती प्रथा थी, हटाई गई ना। संदीप यादव जी, सती प्रथा भी थी ना सती प्रथा हटाई गई ना, हटाई गई। आज भी आप देख रहे हैं, आप देवदासी में जाएंगे और पीछे चले जाएंगे, फिर तो सती किसने हटाया? आप ये मुझे बताइए ना। आप सती प्रथा अब चल रही है, समाज ने हटाया, समाज की एकता ने, सोच ने हटाया। कौन समाज एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता भाई साहब। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। सती को हटाया राजा राम मोहन राय ने, मदद वहां के हिंदू विरोध कर रहे थे बंगाल के, और वहां सपोर्ट किया विलियम बेंटिक ने। और जानते हैं क्यों हटाया? राजा राम मोहन राय की भाभी जल के मर गई और उनको वो बहुत प्यार करते थे। तो ये सब चीजें बड़ी बात कह रहा हूं कि भाई हटी ना, जो कुप्रथाएं थी उससे कौन इनकार करता है? दलितों से भेदभाव को कौन इनकार करता है? आप आज भी चाहते हैं संदीप यादव जी, आप आज भी चाहते हैं जो कुछ मंदिरों में होता है वो भी बदल जाएगा। इंद्रजीत सरोज जो सवाल कर रहे हैं, इंद्रजीत सरोज जो सवाल कर रहे हैं, वही राजा राम मोहन रॉय कर रहे थे, और उनको भी गालियां पड़ रही थी। कह रहे देखो ये हिंदुओं के कैसे। राजा राम मोहन रॉय ने कभी ये नहीं कह दिया होगा कि भाई मंदिरों में उतनी ताकत नहीं थी कि वो कासिम को ना रोक पाते या गजनवी को रोक पाते? कभी उनकी तरफ से इस तरीके का बयान आ गया था? अरे क्यों नहीं मंदिर पे सवाल उठाएंगे? उन्होंने उस प्रथा पे जब वो सवाल उठा रहे थे, प्रथा मंदिर, भगवान पर ही सवाल उठा धर्म का विनाश कर रहा है। इंसान करप्ट होता है, भगवान नहीं। मैं ये कहता हूं इंसान करप्ट है, भगवान नहीं। ढंग से मत पढ़िए। आप अलग ही बात करें। आप तो उससे सपोर्ट कर दिया फिर उनके बयान का। सही बात कर रहा हूं। नहीं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया ठीक दिया। संदीप यादव जी, जिम्मेदारी के साथ आपने क्या, जो बयान उन्होंने कहा कि मंदिरों में ताकत होती तो बचा लेते, वो सही क्या उन्होंने? नहीं, उन्होंने उनकी व्यक्तिगत राय, इसमें क्या गलत है? अब व्यक्तिगत पे आ गए, अभी आप सपोर्ट कर रहे थे, अभी आप पलट गए। दीपक सोनकर जी, ठीक है, मैंने आपको मौका दिया, लेकिन आप पलट गए ना। आप अभी तो कह रहे थे उन्होंने जो कहा सोच के कहा, ठीक कहा। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, उनकी व्यक्तिगत राय है, ये हुआ था, देवदासी प्रथा थी। प्रथाएं तो कितनी थी? सरोज अगर कहते हैं कि मंदिरों में रिफॉर्म होना चाहिए, मंदिरों में ठीक नहीं है सब कुछ, तो क्या गलत है? हिंदू होकर सवाल संदीप जी, जाति प्रथा से भी कोई इनकार नहीं करता, शोषण की बात, लेकिन अब तो दौर बदला है ना। अब तो एकता लाने की बात सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट कहती है इंटरकास्ट मैरिज होगी तो देश का भला होगा, अच्छा होगा, लोगों का तमाम चीजें प्रयास होता है। जब सब कुछ इतना अच्छा होता है तो क्या उसमें बदलाव लाने का प्रयास था? दलित राजनीति की बात ही ना होती। दीपक सोनकर जी, आपका मौका। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन दलितों की पॉलिटिक्स के बीच में शोषण किसी का ना हो जाए। आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा सोनकर साहब। शिवम जी, मुझे लगता है डॉक्टर हमारे यादव जी राजनीतिक विश्लेषक रूप में बैठे तो जरूर है, वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रोल निभा रहे हैं। इन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय थी। इनको ये भी जानकारी होगी, डॉक्टर है, विशेषज्ञ है राजनीति के, इनको ये भी जानकारी होगी कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना किसी की व्यक्तिगत राय नहीं होती।
कि आप हजारों करोड़ों श्रद्धाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपने कहा उनका लोकतंत्र में अधिकार है किसी को कोई भी बात कहने का, अधिकार है, कह रहे हैं, यही लोकतंत्र बाबा साहब ने दिया है, यही संविधान ने दिया कि हम उस अधिकार से बात कर सकते हैं। मगर लोग तो ये भी कह रहे हैं हम संविधान नहीं मानते, हम शरिया कानून मानते हैं। लोग उनकी पैरवी भी करने बैठे हुए हैं। समस्या क्या है कि जिस तरीके से आज जो तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के सारे चीजों को केवल सत्ता की राजनीति लालच को लेकर के कैसे हम सत्ता को हासिल कर सके, धर्म को एक क्लापत करने का काम समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है। भाई व्यक्तिगत राय है, आप किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आप अरबों करोड़ों लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, उन श्रद्धालुओं को ठेस पहुंचा रहे हो जो उन मंदिरों में आस्था रखते हैं, जो उन भगवानों में आस्था रखते हैं। दूसरी बात, आपने कहा दलित समाज। देखिए, मैं खुद उस दलित समाज से बिलोंग करता हूँ। कोई भी समाज, दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो या मुस्लिम समाज हो, सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी उसकी मूलभूत सुविधाएं। उसकी मूलभूत सुविधाओं से उसको जोड़ना चाहिए, उसको रोजगार से जोड़ना चाहिए, उसको सड़क की व्यवस्थाओं से जोड़ना चाहिए। किसने चिंता करी उनकी? आज किस गरीब के सर पर छत नहीं थी, उसको छत से जोड़ने का काम किया, अच्छी सड़क की व्यवस्था से जोड़ने का काम किया। सबसे बड़ा अपराध, मैंने खुद प्रैक्टिकल हूं, आपको याद होगा और हमारे सारे दोनों भाई राजनीतिक विश्लेषक जी को भी याद होगा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी याद होगा। 2015 के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार में बरेली के बहड़ी के राम बारात निकालने के ऊपर, मैंने राम बारात निकालने नहीं दी गई, राम जी की यात्रा को लेकर के बवाल किया गया, दंगा किया गया और हम जैसे दलित भाइयों के ऊपर लाठियां चलाई गई, कोड़े बरसाए गए और पुलिस ने उनको और जेल करा दिया गया। ऐसे उदाहरण लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार में देखे, जो समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं के ऊपर, दलितों के ऊपर तानाशाही करके दिखाया है। और आप रिकॉर्ड चेक करा लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा अगर दलितों पर सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। यहाँ तो सबके साथ, सबके विकास के साथ उस वर्ग की चिंता कैसे हो, उस गरीब के सर पर छत्र कैसे पहुंचे, उसका आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज कैसे हो सके, अच्छी कनेक्टिंग के माध्यम से वो पर्यटन को कैसे बढ़ावा दे सके, स्टार्टअप व्यापार के माध्यम से उद्योग कैसे लगा सके। 8 साल के कार्यकाल को जनता के सामने लाने का मुखौटा भी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, कार्यक्रम को पूरा जनता के सामने अदा करके रखा। एक जवाब यहाँ पर संदीप यादव जी का भी ले लेते हैं, जो आरोप यहाँ पर आप पर लगाए गए हैं दीपक सोनकर जी की तरफ से कि भाई आपके दौर में क्या कुछ होता था। यश भारती जी, आप मुझसे पूछे नाम? बिल्कुल आप ही से पूछ रहा हूं। जो दीपक सोनकर जी ने आप पर आरोप लगाया कि भाई दलित राजनीति में दलितों पर जितने अत्याचार हुए हैं आपकी पार्टी के शासन में ज्यादा हुए हैं, बतौर इनकी अगर बात की जाए तो जो योजनाएं दलितों के लिए, सभी के लिए जो है, आपका क्या रिस्पॉन्स है? आपको मौका। देखिए, इनकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। ये तो चुनाव के बाद कह देते हैं, जुमले थे, हमने जनता से जुमले कह दिए थे, किसी बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनकी सरकार में सहयोगी है, कैबिनेट मंत्री है, एनडीए सरकार में है। संजय निषाद ने सीधे प्रभु राम के जन्म को लेकर के बात कह दी, लेकिन मैं बार बार कोट कर रहा हूं, कोई स्टेटमेंट नहीं है। जब आपको दूसरे की भावनाओं से आघात होते हैं, आपको दिक्कत होती है, तो फिर इन सब बातों पे क्यों नहीं? ये भी तो प्रभु राम से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, ये आज जो दलित पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का जीवित रहते हुए पुतला जलाया। ये वो लोग हैं जिनकी सरकार में जंतर मंतर पे संविधान जलाया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने लगातार 10 सेकंड समय खत्म हो चुका है, समय भूल जाते हैं। जब मुझसे सवाल किया जवाब नहीं, बिल्कुल सभी को देखिए बराबर का मौका दिया था। समय की मजबूरी है, टेलीविजन है, देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सोनकर जी, यश भारती जी, जिस तरीके से आपने अपनी बात को यहाँ पर रखा।